नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। सीधा आपको अल्मोड़ा लेकर चलते हैं, जहां पर हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में मौजूद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बल्कि देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महाअभियान है, जिसका आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। ये खेल महोत्सव जहाँ एक और हमारे गांव-गांव में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेगा, वहीं हमारी युवा शक्ति में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और संघर्षशीलता जैसे गुणों को विकसित करने का भी बहुत प्रभावी माध्यम बनेगा। इसके साथ साथ ये युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हुए उन्हें नशे जैसी कृतियों से दूर रखकर एक स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही नहीं, इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे स्थानीय पारंपरिक और लोक खेलों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे मूवमेंट, इसके माध्यम से देश में खेल संस्कृति को उनके माध्यम से लगातार निरंतर प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट स्थान बना रहा है। आज दुनिया का कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी जोश और उत्साह से न खेलते हो, भारत का तिरंगा शान से अपने खेलों के माध्यम से न लहराते हो। उनके मार्गदर्शन में आज प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और पुरुषों के साथ साथ हमारी महिला खिलाड़ियों को भी समान अवसर देने, प्रतिभाओं का प्रोत्साहन, सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज सांसद खेल महोत्सव में भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां, हमारी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी भी भाग ले रही हैं। भाइयों बहनों, इस वर्ष के प्रारंभ में हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सफल एवं भव्य हुआ था और इस आयोजन ने देवभूमि को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का कार्य किया। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक नया इतिहास बनाने का काम किया। आज उत्तराखंड में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जिसमें देश के प्रमुख राज्यों में, जिसके कारण से हमारा नाम देश के उन प्रमुख राज्यों में आने लगा है। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय नहीं बल्कि पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होने लग गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान बना रही है, उसको लागू करने जा रही है, जिसमें राज्य के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी और इन अकादमियों के माध्यम से जहां 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश के अंदर नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। इसके साथ ही हमारी सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को सम्मानित करने का काम भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए
4% का खेल कोटा पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित अवसर और सम्मान दोनों ही मिल सके। हाल ही में हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अल्मोड़ा के समग्र विकास के लिए पर्यटन, रोजगार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अब चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। प्रश्न पर ही जवाब है। आपने कहा कुछ नया नहीं किया, उन्होंने बता रहे हैं ये चीज नहीं करी है। उन्होंने बताया कि ये मंत्रालय नहीं था, पहले ये बताया ना पूरी बात। सारे प्रश्न के ऊपर उत्तर बोल रहे हैं। अरे कहाँ था मंत्रालय? जो कहा सही तो कह रहे हैं, कहिए मंत्री जी, बस शॉर्ट में कहिए। आप लोगों ने एनएचएम का किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में कुछ 1500 कोलोकेशन जिला अस्पताल एवं सीएससी पीएससी पर 1879 आयुष चिकित्सकों द्वारा प्रतिदिन औसतन 25 की ओपीडी की जा रही है, जिसमें अब तक एक वर्ष में वर्ष 2025-26 के इस अप्रैल से नवंबर तक 1,54,09,170 की ओपीडी हम लोगों ने मेन स्ट्रीमिंग किया है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अगला प्रश्न। दो प्रश्न के ऊपर इतना समय हो गया, आपकी बात आ गई। तो 50 पद भरने के लिए मंत्री जी के मंत्रालय को आदेश दिया है, तो मंत्री जी ये तो बता दें कब से भर्ती शुरू हो जाएगी, और पे स्केल क्या रहेगा ये भी बता दें। अब सब कुछ पहले बता दें। अरे अब ये तो उत्तर आ ही गया सर, वरना फिर सवाल का जवाब की कोई जरूरत नहीं। मंत्री जी आपने नहीं, डॉक्टर साहब बैठिए। आप जरूरी थोड़े कि हर मामले में उठो, कोई नीचे लगा हुआ है क्या कुर्सी पे? अगला प्रश्न श्री पंकज पटेल। नहीं, वो हो गया, जो जो देना था सब बता दिया, उसके अलावा समझ लीजिए, उसके अलावा समझ लीजिए। बैठिए। श्री पंकज पटेल, अगर ये जवाब आएगा तो फिर प्रश्न आगे वाले नहीं आ पाएंगे। सबका जवाब 20 प्रश्न है। बैठिए। श्री पंकज पटेल। पंकज पटेल, अरे आपके अस्पताल में भी अलग अलग लोगों को पैसे देते हो, सबको एक जैसे नहीं देते हो, मुझे मालूम है। आप अपने अस्पताल का बता दो, सबको बराबर देते हो क्या? बैठ गए ना, चलो बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न था प्रदेश में बढ़ रहे कैंसर को लेकर था, लेकिन माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, इनका जवाब देख के ऐसा लग रहा कि कैंसर प्रदेश में ख़त्म हो गया है, और मंत्री जी इस कैंसर को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, देश में जिस गति से कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, भारत में अब दुनिया की नई कैंसर राजधानी बन गया है। और दुनिया की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज भारत में हैं, और भारतवर्ष में बात करें तो सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज उत्तर प्रदेश में हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर बात आंकड़ों की करें तो 2017 में कैंसर के जो मरीज थे उत्तर प्रदेश में 1,30,000 थे, और 2019 की बात करें तो ये 1,96,000 हो गया था। 2020 की बात करें तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, अगर बात करें कफ सिरप सहित तमाम ऐसे मुद्दे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, जो कि यहाँ पर प्रश्न जो हैं वो विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं, सत्ता पक्ष उसका जवाब दे रहा है। अभी तक क्या कुछ रहा है कार्रवाई के दौरान? देखिए, फिलहाल सत्र चल रहा है और विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर के सवाल हो रहे हैं। अस्पतालों में किस तरीके की सुविधाएं हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कैंसर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं उनके लिए क्या सुविधा सरकार के द्वारा करी जा रही है। कोडिन कफ सिरप इस बार मुद्दा बना हुआ है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो जहरीले कफ सिरप के सप्लायर थे या इस चेन से जो जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके घर पर भी बुलडोजर चले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वैधानिक कार्रवाई करी जा रही, कानूनी दायरों में रह करके कार्रवाई
कार्रवाई करी जा रही है और नतीजा सबके सामने होगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कफ सिरप के कुछ लोगों की फोटो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जारी होती है, तो कुछ लोगों की फोटो समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी के नेताओं के साथ दिखाते हैं। फिलहाल जो सदन की इस वक्त कार्यवाही चल रही है, विधायी कार्य है, प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। 12:20 के आसपास अनुपूरक बजट पेश होगा, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार मुद्दों पर मांग कर रहा है कि चाहे वो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, कफ सिरप से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उस पर बहस करनी चाहिए। वंदे मातरम पर भी आज बहस होनी है, लेकिन विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा है। जी बिल्कुल पुनीत, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा था कैंसर को लेकर, वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो राजधानी बनता जा रहा है कैंसर को लेकर, जिस तरीके से मरीज अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस बात का तो जिक्र ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो कैंसर मुक्त हो चुका है। कई बीमारियां ऐसी हैं, साथ ही उन्होंने बजट को भी लेकर कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर जिस तरीके से बजट की बात कही जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं तो नजर नहीं आ रही है। हाल ही में कई ऐसे अस्पताल देखे जहां पर पूरे तरीके से नदारद वहां पर डॉक्टर्स रहे हैं, उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के प्रश्न उठाए हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो कैंसर रोग से पीड़ित हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं करी गई है। देखिए, राजधानी में भी कैंसर इंस्टीट्यूट है, अन्य जिलों में भी कैंसर इंस्टीट्यूट है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री गोरखपुर गए थे तो उन्होंने वहां पर पीडियाट्रिक सेंटर का उद्घाटन किया था। लगभग 2 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था, लेकिन विपक्ष का दावा है कि जो कैंसर का बजट है उसको कम किया गया है। सत्ता पक्ष ध्यान ही नहीं दे रहा है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लोगों को जूझना पड़ता है, उसकी दवाइयां महंगी होती हैं और अस्पतालों में सुविधाएं कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री और जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं वो लगातार इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है, सवाल हो रहा है स्वास्थ्य विभाग से और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उसका जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल पुनीत, और क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, 25 से 30 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो अनुपूरक बजट रहेगा, अब क्या लगता है इस बार पुनीत, क्योंकि किसानों का मुद्दा ये उठा रहे हैं, स्वास्थ्य पर चर्चा चल रही है, इसके साथ ही उन्होंने कई ऐसे मुद्दे जो थे वो विपक्ष ने हमने पहले भी देखे थे, क्या लगता है इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है ये अनुपूरक बजट? देखिए, अनुपूरक बजट में सीधे तौर पर उन विभागों को बजट दिया जाएगा जिनके विकास कार्य बजट की कमी के कारण ना रुके। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी उनमें से एक विभाग है। कृषि विभाग को भी बजट दिया जाएगा। नगर विकास के कार्यों को बढ़ोतरी देने के लिए, विकास कार्यों में बाधा ना उत्पन्न हो, उसके लिए बजट दिया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए बजट दिया जाएगा। अभी 12:20 पर जब बजट पेश होगा उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि किस विभाग को कितना अनुपूरक बजट मिला है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि मुद्दों पर बात कीजिए, किसानों के साथ में अभी तक कितना प्रोग्रेस किया गया है सरकार के द्वारा वो बताइए। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य को फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं या अन्य विधायक हैं वो लगातार सत्ता पक्ष से सवाल कर रहे हैं। कफ सिरप को लेकर के सुबह ही बेल में आ गए थे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आज भी वो पोस्टर बैनर लेकर के आए थे। उन्होंने मांग करी है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, यानी कि यहाँ की एजेंसियों पर उनको भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच करा करके सख्त से सख्त कार्यवाही करी जाए। जी कफ सिरप को लेकर तो बीते दिन भी देखा था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगा। उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे आरोपी हैं जिनके संबंध समाजवादी पार्टी से है और कोई पहली बार नहीं है पुनीत, जब भी अपराध के कोई भी मामला सामने आता है उत्तर प्रदेश का, उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आया था कि आखिरकार अब सरकार को ना विकास दिख रहा है, ना ही अभी, क्योंकि बजट भले ही अनुपूरक बजट पेश कर रहे हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी दिखती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी पर बार बार कटाक्ष करते हैं। कई आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर कफ सिरप पर सरकार का पक्ष जानना चाहती है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सजातीय राजनीति करी जा रही है और जो आरोपी हैं उनको बचाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य आरोपी रहे हैं, चाहे मैं आलोक सिंह की बात करूं या अमित सिंह टाटा की बात करूं, समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो दिखाते हैं तो बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अन्य नेताओं के साथ फोटो दिखाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर फोटो दिखाने का नहीं है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे रहे और कफ सिरप जैसा गंभीर मुद्दा अगर अन्य पहले कभी हुआ होता तो उन पर कार्रवाई भी हुई है, बुलडोजर भी चला है। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं आज जो बैनर लेकर के आए थे उसमें सीधा सा सवाल था कि आखिर इन आरोपियों पर बुलडोजर कब चलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर बयान जारी करते हुए कहा, अपने मुख्यमंत्री को भी सुना, पहली बार उन्होंने कफ सिरप पर कुछ बोला कि समाजवादी पार्टी के लोगों से उनका नाता पुराना है जो कफ सिरप के सप्लायर है और वैधानिक कार्रवाई करी जा रही है, कानूनी दायरे में कार्रवाई करी जा रही है। जिस दिन इस जांच रिपोर्ट सामने सबके आएगी, दूध का दूध और पानी का
पानी हो जाएगा। लेकिन कफ सिरप को लेकर के सत्ता पक्ष से लगातार सवाल हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के भी जो सवाल चल रहे हैं उसमें भी देखिए आप लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दवाइयों की जो सप्लाई का काम है ये किस तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। बजट को लेकर के तमाम तरीके के सवाल हो रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में अब पूरी उम्मीद करी जा रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग जैसे ही बजट पेश होगा उसके बाद सीधे कफ सिरप पर आएंगे और कफ सिरप पर ही सवाल चाहते हैं, बिल्कुल। कफ सिरप पर ही जवाब देखिए चाहते हैं। क्योंकि वंदे मातरम को लेकर चर्चा भी होनी है। वंदे मातरम को लेकर तो पहले से ही हंगामा विपक्ष की तरफ से हो रहा है कि आखिरकार इस पर चर्चा करने का तो ये कोई विषय ही नहीं है जिसको लेकर आ रहे हैं। जो मेन मुद्दे हैं उन पर कब चर्चा करोगे? कफ सिरप पर चर्चा हो रही है, लेकिन किसानों को लेकर भी वो कह रहे हैं क्योंकि सत्र ज्यादा दिन का नहीं है, 24 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। ऐसे में वो कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर गिनवा रहे हैं कि आखिरकार इन पर चर्चा नहीं है, लेकिन वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि कोई तर्क ही नहीं है। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि तथ्यहीन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहस करना चाहती है। प्रदेश के विकास पर बात होनी चाहिए, प्रदेश के किसानों के साथ सरकार ने अभी तक क्या किया उस पर बात होनी चाहिए, यहाँ के जो रोजगार है उसके लिए आपने क्या किया, जो प्रतियोगी परीक्षाएं छात्र दे रहे हैं, छात्राएं दे रहे हैं, उन पर आपने क्या किया, इन मुद्दों पर बात नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी ने एक मांग और करी थी कि जो दायरा है सत्र का इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि 3 दिन बहुत कम समय है। क्योंकि 19 तारीख को जिस तरीके से जो मऊ के विधायक थे घोसी के, उनके निधन के बाद श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दिया गया था। केवल आज, कल और परसों 3 दिन में यह सत्र होना है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि मुद्दों पर बात हो, मुद्दों पर सरकार से सवाल कर रही है समाजवादी पार्टी। और विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष बचने के लिए तथ्यहीन मुद्दों को लेकर के आ रहा। वंदे मातरम में चर्चा देश की संसद भवन में हो चुकी है, उसकी उत्तर प्रदेश में चर्चा करने का क्या औचित्य है? फिलहाल लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे रही है कि जो भी चीजें हैं वो जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी हैं, लोगों से जुड़ी हैं। और ऐसे में जो राष्ट्रीय गीत है उस पर भी चर्चा करना काफी अहम विषय है। जी पुनीत, दूसरी तरफ अगर देखें, क्योंकि एसआईआर में जिस तरीके से शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है उसको लेकर भी कई बार सवाल जो हैं वो उठाए थे। विपक्ष ने कहा था कि आखिरकार जो शिक्षक है उनको उनका काम करने दीजिए, आप जगह जगह पर उन्हें लगा देते हैं, कहीं पर जनगणना होती है उनकी ड्यूटी लगा देते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब क्योंकि एसआईआर में भी आपने शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी है, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर, जहां पर शिक्षा पर जोर देते हैं, लेकिन ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या इसको लेकर हंगामा इस बार रह सकता है? क्या विपक्ष की तरफ से ये सवाल भी उठ सकते हैं क्या? देखिए सीधे तौर पे अब जब अनुपूरक बजट पेश हो जाएगा इसके बाद ये सत्र हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। जैसे कि आपने कहा कि एसआईआर को लेकर के प्रश्न उठेगा, बिल्कुल विपक्ष पूरी तैयारी से आया है कि एसआईआर को लेकर के प्रश्न किए जाएंगे। आखिर शिक्षकों का काम स्कूल में पढ़ाना है। एक तरफ आप बात करते हैं कि बच्चों का स्कूल चलो अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ शिक्षकों को एसआईआर में लगा देते हैं तो अन्य दूसरे कामों में लगा देते हैं। कई अन्य मुद्दे भी रहे हैं, जैसे कि अयोध्या में प्रोग्राम होता है वहां शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, अन्य कार्यक्रमों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता पक्ष से यह जानना चाहते हैं कि आखिर शिक्षक का कार्य क्या है। उनका कार्य है, उनका दायित्व है कि वो स्कूलों में बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, ना कि उनका यह दायित्व है कि सरकारी कार्यक्रमों को सफल बनाए। एसआईआर को भी लेकर के लगातार प्रश्न उठेंगे। जैसा कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो बीएलओ है वो सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहे हैं और उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो लोग बीजेपी को वोट ना देकर के दूसरे दलों को वोट देते हैं। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी कर रखी है विपक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब सीधा आपको लेकर चलते हैं जहां पर शीतकालीन सत्र चल रहा है। ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, सुनिए। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा, पीआईसीएच नोएडा तथा मेडिकल कॉलेज आगरा, गोरखपुर तथा प्रयागराज में कैंसर रोगियों की सभी प्रकार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हमने प्रदेश में 248 अस्पताल भी इंप्लीमेंट किए हैं, जिसमें 222 निजी क्षेत्र में हैं, 26 राजकीय क्षेत्र में हैं, जो कैंसर संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। योजना के अंतर्गत 1,09,450 व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं। मैं पुनः रिपीट करता हूं, 1,09,450 व्यक्तियों का ऐसे निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। और इसके अलावा 2018 से, मात्र 2018 से अब तक 1,178 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है राज्य सरकार से। कार्यक्रम के अंतर्गत जो अन्य हम आगे बढ़ रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय बजट में घोषणा की थी, उसके तहत प्रदेश में 67 नए कैंसर डे केयर सेंटर भी बनाने जा रहे हैं जो प्रस्तावित है।
और उन पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी पूरी प्रतिबद्धता प्रदेश के लोगों के साथ है और हर स्थिति में कैंसर जैसे गंभीर रोग के इलाज के लिए पूरी तन्मयता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। इन सबके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी जन आरोग्य योजना और इसके अलावा जो दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना कर्मचारियों के लिए है, इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से बगैर जात धर्म संप्रदाय को देखे, मैं रिपीट करता हूं, केवल उनके गरीबी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के सहायता कोष से लगातार धनराशि दी जा रही है। शहतुल प्रधान नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। शहतुल प्रधान शहतुल प्रधान शहतुल प्रधान नहीं, बाकी कोई नहीं, बाकी कोई भी नहीं है। ये तैयारी करके आते, पूरा अवसर मिला सबको, 20 क्वेश्चन है, सबको लेना, सबका अवसर है, उतने में समय सबको नहीं। आप 3 पूछ चुके हैं, आप 3, आपने 1 2 3 पूछा, आपने शहतुल प्रधान आ गया, जवाब जो आना था आ गया। आपकी मर्जी से थोड़ी जवाब आएगा, जो सरकार के पास जवाब होगा वो देंगे। अतुल प्रधान, बाकी सबका माइक बंद कर दो, चलिए बाकी कुछ लिखा जाएगा। अतुल प्रधान कोशिश कर लिया आपने। अतुल प्रधान। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल इस समय को लेकर और महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज मुझे बोलने का, सवाल पूछने का अवसर दिया है। मान्यवर, जैसे ही दवाइयों का विषय आता है, दवाई सब जहन में आता है, तो हमारी और सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है। जैसे ही हम लोग देखते हैं, हमारा शायद ही परिवार का कोई सदस्य ऐसा होगा जो कभी ना कभी दवाई ना खाया। अगर उन्हीं दवाइयों में कहीं पर नकली या नशीली शब्द का प्रयोग हो जाए और या उसकी चीज का संज्ञान कहीं पर आ जाए, तो हम समझ सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते होंगे। अभी कुछ दिन पहले जो महत्वपूर्ण विषय इस समय पर चल रहा है, सिरप का, हमारे बराबर के प्रदेश मध्य प्रदेश, हमारे बराबर के प्रदेश राजस्थान, वहां से एक जहरीले सिरप जिसमें किसी साल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण या किसी भी अन्य बात के हो जाने के कारण वहां पर बच्चों की मृत्यु हुई, लेकिन उसका असर हमारे यहां पर भी पड़ा। मैंने देखा सरकार की तरफ से कई बयान मिले और उन बयानों में यह कहा गया कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और किसी भी तरीके से कोई नकली दवाई या नकली सिरप का इस्तेमाल ना हो। लेकिन मान्यवर, मैंने नजदीक से इस चीज को देखा। अभी जो सिरप का विषय है, इससे पूरा का पूरा जनमानस प्रभावित है। और मान्यवर, इसको अगर हम नजदीकी से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वो इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।